हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस ट्रेनर। आज हम करते हैं मल्हार की पाठ्य पुस्तक पार्ट 3। चैप्टर का नेम है पहली बूंद, जिसमें हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ और भी चैप्टर मैंने पढ़ा दिए, जिसके मैंने 2 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मतलब प्रश्न उत्तर भी दे चुकी हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हो और उसके क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो। ठीक है, इस चैप्टर को अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं पाठ से, मेरी समझ से का। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा मतलब स्टार बनाइए। नीचे प्रश्न दे रखे हैं, उसका हमें सही उत्तर बताना है और उसके सामने हमें क्या लगाना है? तारा मतलब स्टार बनाना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कविता में जो नवजीवन की ले अंगड़ाई जो है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है वो हमें बताना है। तो बादल या बूंद, अंकुर या पावस, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अंकुर। कौन सा ऑप्शन सही है? अंकुर। सेकंड क्वेश्चन, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली है। मतलब इसमें कहा गया है नीलो नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर में जो काली पुतली है वो क्या है? तो बारिश की बूंद, बारिश की बूंदें, वृद्धि धरती, नगाड़ा या बादल। इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही है? बादल। इसका सही आंसर क्या है? बादल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन खा। सेकंड क्वेश्चन है, अब आपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। मतलब आपको अपने मित्रों के साथ यह बात चर्चा करनी है कि आपने यही उत्तर क्यों चुना। नवजीवन की ले अंगड़ाई, तो इसका सही उत्तर क्या था? अंकुर, फर्स्ट वाले का। और सेकंड वाले का क्या था? बादल। तो ये दोनों ही उत्तर हमने क्यों चुने ये हमें उस ऑप्शन में बताना है और अपने मित्रों के साथ साझा करना है। ठीक है, मतलब चर्चा करना है। मैंने उत्तर लिखा है फर्स्ट, नए जीवन की ले अंगड़ाई का संदर्भ धरती से अंकुर के फूटने से है, जो नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। जो मैंने ये अंतर लिखा है, सॉरी उत्तर लिखा है, नए नवजीवन की ले अंगड़ाई, नए जीवन की ले अंगड़ाई का संदर्भ धरती से अंकुर के पुराने मतलब फूटने से है। इसलिए क्योंकि जो नए जीवन की शुरुआत हुई है वो उसका प्रतीक है। ठीक है, और मैंने सेकंड उत्तर लिखा है, काली पुतली से ये जलधार में काली पुतली का रूपक बादलों के लिए उपयोग किया गया है, जो नीले आकाश में काली परछाई की तरह दिखाई देते हैं। मतलब काली पुतली से ये जलधर में जो काली पुतली है उसका रूपक जो है बादलों से, किससे उसका रूपक किससे? बादलों से, बादलों के लिए उपयोग किया गया है, जो नीले आकाश में काली परछाई जो है उसकी तरह दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं मिलकर करें मिलान। अब दे रखा है, कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं। दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं, इनका मिलान कीजिए। ये मिलान दे रखे हैं, अब हमें है ना इनका मिलान करना है पढ़कर। ठीक है, ये कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, तो चलिए हम पढ़ते हैं। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। तो ये उड़ता सागर, तो ये किससे, इसका मिलान किससे होगा? बादल। किससे? बादल। बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। तो इसका मिलान किससे होगा? मेघ गर्जन। ठीक है, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। तो इसका मिलान किससे है? आकाश।
किससे? आकाश से। वसुंधरा की रोमावली सी, हरी धूप पुत की मुस्काई। तो इसका आंसर किससे? हरी धूप, हरी धूप। तो ये मिलाना आप कर सकते हो, ठीक है। अब ये दे रखे हैं पंक्तियों पर चर्चा। पंक्तियों पर चर्चा करते हैं अब हम। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ये नीचे कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, तो हमें इनको ध्यान से पढ़ना है और विचार कीजिए। मतलब इनको हमें ध्यान से पढ़ना है और विचार करना है। अगर हमें इनका अर्थ पता है तो हमें मतलब इनका क्या अर्थ है वो हमें समझना है, ठीक है। और जो हम भी विचार वगैरह करेंगे वो हमें अपनी कक्षा में और समूह में साझा करना है। तो हम पढ़ते हैं। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई। क्या? आसमान से उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई। तो हम इसका आंसर पढ़ते हैं। उत्तर, इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि बादल समुद्र से पानी लेकर उड़ते हुए आकाश में छाए हुए हैं और बिजली की चमक से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये बादल स्वर्णिम पंखों के साथ उड़ रहे हैं। इसके साथ ही बारिश की पहली बूंद के साथ ऐसा लगता है कि बादल नगाड़ों की आवाज से धरती की नई ऊर्जा और जवानी को जगा रहे हैं। इस चित्रण के माध्यम से कवि ने बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक को धरती पर नई चेतना लाने वाले के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसमें क्या बताया गया है? इन पंक्तियों का मतलब अर्थ बताया मैंने कि जो बादल समुद्र से पानी लेकर उड़ते हैं, बादल जो होते हैं वो समुद्र से पानी लेते हैं, फिर वो उड़ते हैं तो आकाश में छाए हुए हैं और बिजली की चमक से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो कि बादल जो है वो स्वर्णिम पंखों के साथ उड़ रहे हैं। बादल जो है क्या हो रहे हैं? स्वर्णिम पंखों के साथ उड़ रहे हैं। और इसके साथ ही बारिश की जो पहली बूंद जो है उसके साथ ऐसा लगता है जैसे कि बादल नगाड़ों की आवाज से धरती की नई ऊर्जा और जवानी को जगा रहे हैं। कैसा प्रतीत होता है? बादल नगाड़ों की आवाज से धरती को नई ऊर्जा और जवानी को जगा रहे हैं। इस चित्रण के माध्यम से कवि ने जो बादलों की गड़बड़ाहट और बिजली की चमक को धरती पर नई चेतना लाने के रूप में प्रस्तुत की है। गड़गड़ाहट और बिजली की नई चेतना की चमक को धरती पर लाने की क्या की है? प्रस्तुत की है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पंक्ति, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधारा, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, धरती की चीर व्यास बुझाई। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, धरती की चिर व्यास बुझाई। तो इसका आंसर क्या है? इन पंक्तियों में कवि ने आकाश और बादलों की तुलना नीले नयनों और काली पुतलियां से की है। इस पंक्ति ने कवि ने आकाश और बादलों की तुलना किससे की है? नीले नयनों और काली पुतली से, ठीक है। बादल आकाश में इकट्ठा होकर बारिश के रूप में अपने आंसुओं को बहाते हैं। बादल जो होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर जो बारिश के रूप में जो बारिश वगैरह होती है उनके रूप में आंसुओं को बहाते हैं, ठीक है। जिस धरती की पुरानी प्यास बुझ जाती है, यह दृश्य करुणा और संवेदनशीलता से भरा हुआ है। मतलब जिस धरती पे जो पुरानी जो प्यास बुझ जाती है उसका दृश्य किससे? करुणा और संवेदनशीलता से भरा हुआ है, ठीक है।
जहां बादल धरती पर जीवन का संचार करने के लिए अपनी भावनाओं को बारिश के रूप में प्रकट करते हैं। जो बादल जो होते हैं वो धरती पर जीवन का संचार करने के लिए जो उनकी भावनाएं जो होती हैं वो बारिश के रूप में प्रकट करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सोच विचार के लिए पढ़ते हैं क्या दिया इसमें। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कविता को हमें शुरू से फिर दोबारा से पढ़ना है और उसमें पता लगाना है कि लेखन पुस्तिका में उसमें हमें निम्नलिखित के बारे में पता लगाना है और अपनी पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, जैसे कि अब हम देखते हैं, फर्स्ट दे रखा है, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है। जो बारिश की पहली बूंद है उससे धरती का जो हर्ष है वो कैसे प्रकट होता है, तो इसका आंसर हम देखते हैं। बारिश की पहली बूंद से धरती पर नवजीवन का संचार होता है। सूखी हुई धरती में अंकुर फूट पड़ते हैं, हरी घास उगने लगती है और धरती की प्यास जो है वो बुझ जाती है। इससे धरती फिर से सस्य श्यामला बनने की लालसा में लिप्त हो जाती है। इसका क्या अर्थ है, बारिश की जो पहली बूंद होती है वो धरती पर नव जीवन का संचार करती है। ठीक है, फिर जो सूखी हुई धरती जो होती है वो अंकुर फूट जाते हैं उसके, फिर हरी घास जो होती है वो उगने लग जाती है। ठीक है, सूखी हुई जो धरती होती है उसके अंकुर फूट जाते हैं, फिर जो हरी घास जो होती है वो उगने लग जाती है और धरती की प्यास जो होती है वो बुझ जाती है। इससे धरती फिर से क्या हो जाती है, सस्य श्यामला बनने की लालसा में लिप्त हो जाती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है। तो जो कविता में जो आकाश और बादल हैं उनको किसके समान बताया गया है वो हमें बताना है। ठीक है, तो कविता में आकाश को नीले नैनों के समान और बादलों को काली पुतलियों के सम्मान बताया गया है। कविता में जो आकाश जो है उसको नीले नयनों के सम्मान बताया गया है और जो बादल जो है उसको काली पुतलियों के सम्मान बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कविता की रचना, इसमें क्या दे रखा है, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है, लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है, समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचाने और उन पर चर्चा करें। इसमें क्या बोला गया है, जो आसमान में जो उड़ता सागर है वो आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, ये जो पंक्ति दे रखी है तो इस कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखे तो समुद्र का जो है आकाश में उड़ना असंभव है। समुद्र जो है उसका आकाश में उड़ना क्या है, असंभव है, मतलब असंभव मतलब गलत है। लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं, मतलब जब हम इस पंक्ति का अर्थ समझते हैं तो इस प्रकार निकलता है कि समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। तो इसका जो ये दे रखा है, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, तो इसका ये अर्थ दे रखा है, समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ठीक है, ऐसे प्रयोग ना केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। मतलब ऐसे प्रयोग जो होते हैं वो कविता की सुंदरता मतलब कविता को और अच्छी नहीं बढ़ाते हैं बल्कि वो उसे आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्यों को हमें पहचानना है और उस पर चर्चा करनी है। तो आप इसका आंसर खुद करना है और ये क्वेश्चन आप खुद ही करोगे। ठीक है, हम ये पढ़ते हैं, शब्द एक अर्थ अनेक। तो इसमें क्या दे रखा है, अंकुर फूट पड़ा
धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरण है। तो फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है। मतलब जो अंकुर जो है, फूट पड़ा, जो ये पंक्ति दे रखी है, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई, ये पंक्ति जो है वो कविता की इस पंक्ति में जो फूटने की जो है उसका अर्थ है पौधे का अंकुरण है। तो फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है। जैसे कि फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि फूट डालना, घड़ा फूटना आदि। जब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहां इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों। जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। जैसे कि हमें इसके अलग अलग अर्थ लिखने हैं, तो इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। कौन सी नीति थी? फूट डालो और राज करो। तो मैंने भी नीचे कुछ अर्थ दिए हैं, शब्द एक अर्थ अनेक। तो मैंने भी ये दे रखा है फूट शब्द के विभिन्न प्रयोग। मैंने फूट के विभिन्न अर्थ दे रखे हैं, जैसे कि फूट डालना। अब मैंने दे रखा है अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। एग्जाम्पल तो मैंने यही ले लिया है, ठीक है। सेकंड, घड़ा फूटना। जब घड़ा फूट तो सारा पानी बिखर गया। यहाँ पे फूटा तो होगा। जब घड़ा फूटा तो सारा पानी जो था वो क्यों हो गया? बिखर गया, सब जगह फैल गया, ठीक है। अंकुर फूटना। बारिश होते ही धरती से अंकुर फूट पड़े। बारिश हुई तो वो धरती से क्या हुए? अंकुर सबरे फूट गए, ठीक है। और ये आप लिख सकते हैं, ये सही है एकदम बिल्कुल ही। तो भिन्न भिन्न अर्थ लिखने हैं हमें। आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने ये दो एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिए, तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन इसका अर्थ भिन्न होने चाहिए, ठीक है। चलिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे अब इसमें दे रखा है नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर जो है वो शब्द आया है। जलधर क्या है? वो शब्द आया है। जलधर दो शब्दों से बना है। जलधर कितने शब्दों से बना है? दो शब्दों से, जल और धर। ये क्वेश्चन पेपर में भी आ सकते हैं आपका। जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकता है जलधर कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो आप आंसर लिख देना जलधर दो शब्दों से मिलकर बना है, जल और धर, ठीक है। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। जल का शाब्दिक अर्थ क्या है? जल को धारण करने वाला। और बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं। ये जल का ही अर्थ नहीं है, जलधर का अर्थ है ये जल को धारण करने वाला, ठीक है। बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर हैं। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। मतलब हम वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो हम जान भी सकते हैं कि जलधर का अर्थ क्या है, समुद्र है या बादल है। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढकर कीजिए। मतलब आप इंटरनेट का प्रयोग भी कर सकते हैं इसमें, या शब्दकोश जो होती है डिक्शनरी उसका भी प्रयोग कर सकते हैं कि धर से मिलकर बने जो कुछ शब्द और अनेक अर्थ जो हैं वो हमें ढूंढने हैं, ठीक है। जैसे अब मैंने लिखे हैं धर से मिलकर बने कुछ शब्द, मैंने ये कुछ शब्द लिखे हैं। जैसे कि अब मैंने लिखा है जलधर, जल को धारण करने वाला, बादल और समुद्र, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो मैंने इसी में से ले लिया है। अब सेकंड मैंने लिखा है धारणी। जैसे कि धारण करने वाली क्या होती है? धरती। धारण करने वाली क्या है? धरती। थर्ड मैंने लिखा है गिरिधर। गिरि मतलब पर्वत। पर्वत को धारण करने वाला कौन होता है? श्री कृष्ण। पर्वत को धारण करने वाला कौन है? श्री कृष्ण। अब लिखा है चक्रधर। चक्र को धारण करने वाला कौन होता है? विष्णु। चक्र को धारण करने वाला कौन है? विष्णु, ठीक है। आप ये लिख सकते हो, एकदम सही है। या फिर अपनी तरफ से भी आप कुछ लिख सकते हो, लेकिन अनेक शब्दों के एक शब्द हो, ठीक है।
या तो आप डिक्शनरी का उपयोग कर सकते हो, इंटरनेट का भी उपयोग कर सकते हो, आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से कुछ भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये दे रखा है शब्द पहेली, सॉरी ये है शब्द पहेली, नीचे ये पहेली दे रखी है, वो करेंगे अब। दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजें। ये शब्द जाल दे रखे हैं, हमें ना इसमें प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं, हमें इनसे कुछ शब्द भी बनाने हैं, जैसे कि अब आप दिमाग लगा सकते हो, इसमें से क्या बनना है। तो ये दे रखा है पहेली, अब हम इन्हें करेंगे। अब आप इसमें से कुछ सोच सकते हो, बताओ इसमें से कौन सा क्या वर्ड बन रहा है, बताओ सब कमेंट करके बताना। अब देखिए जैसे कि इसमें से नगाड़ा, कौन सा शब्द बन गया, फर्स्ट शब्द कौन सा है, नगाड़ा। सेकंड नयन, क्या है सेकंड, नयन। और भी अब मतलब 3-4 है, और भी देखिए। जलधर, क्या है तीसरा, जलधर। फोर्थ है दूब, फिफ्थ है अशु, और सिक्स है अंबर। ठीक है, ये मैंने पहेली पूरी कर दी और ये एकदम सही है, ऐसे ही आपको करने हैं। ठीक है, अब इसमें हमें यहाँ पर लिखना है, पहले हमें ये पढ़ना है फिर लिखना है। एक प्रकार का वाद्य यंत्र, एक प्रकार का वाद्य यंत्र क्या होता है बताओ, नगाड़ा। एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है नगाड़ा। आंखों के लिए एक अन्य शब्द, आंखों के लिए एक अन्य शब्द क्या हो सकता है, नयन, क्या, नयन। जल को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला क्या था, मैंने आपको बताया था ना, जल को धारण करने वाला जलधर। एक प्रकार की घास, एक प्रकार की घास क्या हो सकती है, दूब। आंसू का समानार्थी, आंसू का समानार्थी क्या हो सकता है, अशु। आसमान का समानार्थी शब्द, आसमान का समानार्थी शब्द क्या हो सकता है, अंबर। ठीक है, ऐसे ही आपको करने हैं, ये सब अपनी बुक में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं पाठ से आगे। अब ये दे रखा है आपकी बात। फर्स्ट क्वेश्चन, बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है, बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए। जो बारिश होती है उनको, उसको लेकर हम मतलब अलग अलग व्यक्तियों का अनुभव होता है, जैसे कि मेरा अनुभव कुछ होगा और आपका अनुभव कुछ होगा, वैसे ही हमें बारिश आने पर आपको कैसा लगता है वो हमें बताना है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों बताइए। मतलब जो ऋतु होती है वो कौन सी सबसे अधिक प्रिय है और क्यों है, हमें वो भी बताना है। ठीक है, इन दोनों के क्वेश्चन हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या है, फर्स्ट का ये रहा, बारिश के आने पर मुझे एक नई ताजगी और सुकून महसूस होता है। ये मैंने अपना अनुभव लिखा है और आप अपना अनुभव लिखना। ठीक है, बारिश के आने पर मुझे एकदम अच्छा फील होता है, ताजगी सी मिलती है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जैसे सारी प्रगति जीवत हो उठी हूँ। बारिश की बूंदों की आवाज और मिट्टी की सौंधी खुशबू मुझे बहुत भाती है, क्या कहती, बहुत भाती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे जो सारी प्रगति जो होती हैं वो जीवित हो उठी हूँ। तो बारिश की जो बूंदों की आवाज होती है और मिट्टी की जो खुशबू होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब मुझे भा जाती है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय और क्यों लगती है वो बताना है हमें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आंसर है, मुझे सर्दी का मौसम सबसे प्रिय है, मतलब सर्दी का मौसम जो होता है वो सबसे प्रिय है क्योंकि ठंड से हवा साफ और शुद्ध महसूस होती है। ठंड जो होती है वो हवा साफ होती है और शुद्ध महसूस होती है एकदम ही। इस मौसम में गर्म कपड़े पहनने और गर्म चाय पीने का आनंद मिलता है। इस मौसम में क्या गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं और गर्म गर्म चाय पीनी पड़ती है, उसका आनंद मिलता है। साथ ही इस मौसम में त्योहारों की भी रौनक होती है जो मुझे बहुत पसंद है। जो त्योहारों की रौनक होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए मुझे सर्दी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ये आंसर लिखा। और आपको ऋतु सबसे अधिक क्यों प्रिय, आप भी लिख लेना अपना आंसर। ठीक है, अपने अनुभव से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दे रखा है समाचार
माध्यमों से। प्रत्येक मौसम समाचार के विभिन्न माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट या सोशल मीडिया के प्रमुख समाचारों में रहता है। संवाददाता कभी बाढ़ तो कभी सूखे या भीषण ठंड के समाचार देते दिखाई देते हैं। आप भी बन सकते हैं संवाददाता या लिख सकते हैं समाचार। जैसे कि हमें नीचे दे रखी है, अधिक गर्मी, सर्दी या बारिश में आपने जो स्थिति देखी है उसका आंखों देखा हाल अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। मतलब जो अधिक गर्मी होती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दी होती है, बारिश होती है, जो हमने उस टाइम पर जो स्थिति देखी है, वो अपनी आंखों से देखी है, वो हमें अपनी क्लास में प्रस्तुत करनी है। ठीक है, जैसे कि अब मैंने लिखा है, मैं अधिक बारिश के कारण हुए बाढ़ के हालात देखे हैं। बाढ़ के दौरान सड़कों पर पानी भर गया। मतलब जो सबसे ज्यादा बारिश इतनी हुई कि बाढ़ के हालत पैदा हो गए, लेकिन बाढ़ के दौरान सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को आवाजाही में बहुत दिक्कत हुई, आना जाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई। कई घरों में पानी भर गया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा, क्योंकि घरों में पानी भर गया तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। कुछ इलाकों में राहत कार्य चलाए गए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। ठीक है, मैंने इसका आंसर ये लिखा है, आप भी लिख सकते हो। आगे देखते हैं। इसमें देखा सृजन, इसमें कुछ पिक्चर दे रखी है, तो हमें क्या बोला गया है, इसमें नाम देना भी सृजन है। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इसे एक नाम दीजिए। ये ऊपर एक चित्र दे रखा है, हमें इसको ध्यान से देखना है और एक नाम देना है। जैसे कि इस चित्र में एक अकेला पौधा रेगिस्तानी इलाके में उगता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक ही अकेला पौधा है जो कि रेगिस्तानी में उगता है, वो दिखाई दे रहा है और उगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे देखकर मैं इसे मरुद्यानिका का नाम देना चाहूंगा। कौन सा नाम? मरुद्यानिका का नाम मैं देना चाहूंगा, जिसका अर्थ है मरुस्थल। उसका अर्थ क्या है? मरुस्थल की एक नन्ही कली। जिसका मरुद्यानिका का अर्थ क्या है? मरुस्थल की एक नन्ही कली। ठीक है, यह नाम इस पौधे की विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन की प्रतीकात्मकता को दर्शाता है। ठीक है, जो ये पौधा दे रखा था जो रेगिस्तान में उगता है, मैंने इसका नाम क्या दिया था? मरुद्यानिका, जिसका अर्थ होता है मरुस्थल की एक नन्ही कली। वैसे ही आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इन्हें भी जाने। इस कविता में नगाड़े की ध्वनि का उल्लेख है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। नगाड़ा भारत का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। नगाड़ा जो है वो भारत का एक क्या है? पारंपरिक वाद्य यंत्र है। कुछ वाद्य यंत्रों को उन पर चोट कर बजाया जाता है, जैसे ढोलक, नगाड़ा, डमरू, डफली आदि। नगाड़ा जो है, नगाड़ा प्रिया लोक उत्सवों के अवसर पर बजाया जाता है। मतलब नगाड़ा जो होता है, जो लोगों के उत्सव वगैरह होते हैं उस पर बजाया जाता है, जैसे कि होली जैसे लोक पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में इसका प्रयोग होता है। जैसे होली, जो लोक पर्व होते हैं, जो अवसर वगैरह होते हैं, जो गीत वगैरह गाते हैं, उस गीतों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, नगाड़ों को जोड़े में भी बजाया जाता है। जो नगाड़ा होता है उसको जोड़ों में भी बजाया जा सकता है। जैसे कि अब ये एक है, अब यहाँ पे एक करो, जैसे दो नगाड़े हो उनको, तो वो जोड़ी कहलाते हैं, तो उसमें भी बजाया जा सकता है। जिसमें एक की ध्वनि पतली तथा दूसरी की मोटी होती है। एक की ध्वनि कैसी होती है? पतली, और दूसरी की मोटी होती है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसमें कोई आंसर नहीं था, बस इसे हमें पढ़ना था। ठीक है,
आगे देखते हैं। खोजबीन में क्या दे रखा है, आपके यहाँ उत्सवों में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्र करें और अपने समूह में उस पर चर्चा करें। जैसे कि इसमें कहा गया है आपके यहाँ उत्सवों में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, मतलब जैसे कि मेरे यहाँ उत्सव होते हैं कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, आपके यहाँ उत्सव होते हैं वहां पे कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी एकत्र करनी है, मतलब इकट्ठी करनी है और समूह में उस पर हमें चर्चा करनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है हमारे यहाँ उत्सवों में ढोल, नगाड़ा, बांसुरी और मंजीरा जैसे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों की धुनों पर लोग नृत्य करते हैं और उत्सव का आनंद लेते हैं। ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें दे रखा है आइए इंद्रधनुष बनाएं। हमें नीचे इंद्रधनुष बनाने हैं। जैसे कि अब पहले ये पढ़ते हैं, बारिश की बूंदें ना केवल जीवन जंतुओं को राहत पहुंचाती हैं बल्कि धरती को हरा भरा भी बनाती हैं। बारिश की जो बूंदें होती हैं वो केवल ना कि केवल जीव जंतुओं को ही राहत पहुंचाती है, वो बल्कि जो धरती होती है उनको भी हरा भरा बनाती हैं। कभी कभी ये बूंदें आकाश में बहुरंगी छटा बिखेरती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष देखा है ना, जैसे कि बारिश होती है और फिर एकदम मौसम वैसा हो जाता है तो इंद्रधनुष देखते हैं हमें 7 रंगों वाले, उसे तो क्या बोलते हैं, बहुरंगी छटा को हम क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। ठीक है, कहा जाता है आप भी एक सुंदर इंद्रधनुष बनाइए और उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए, इसे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। ये हमें नीचे इंद्रधनुष बनाना है आपको और एक छोटी सी कविता लिखनी है और उसको नाम भी देना है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे तो इंद्रधनुष बन नहीं सकता तो मैंने ऐसे आइए इंद्रधनुष बनाए, जैसे कि आप ऐसे इंद्रधनुष बना सकते हो, उसमें रंग कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें मैंने कविता लिखी है, बारिश की बूंदें सूखी धरती को भिगोए जाएं, 7 सुरों में राग बिखरे, खुशियों के हम गीत गाएं, इंद्रधनुष रंग बिखरे, मन में नई उमंग जगाएं, बारिश की बूंदें जीवन में हरियाली लाएं। क्या है ये कविता, बारिश की बूंदें सूखी धरती को भिगो जाएं, 7 सुरों में राग बिखरे, खुशियों को हम गीत गाएं, इंद्रधनुष रंग बिखरे, मन में नई उमंग जगाएं, बारिश की बूंदें जीवन में हरियाली लाएं। तो ये कविता आप भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दे रखा है, झरोके से एक बूंद जियो निकल कर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, आहा क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। ये एक बूंद दे रखी है, मतलब ऐसी दे रखी है, जियो निकल कर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, आहा क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। तो ये किसने लिखी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। ठीक है, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। मैंने और भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं जो कि प्लेलिस्ट में है, और मैंने इन चैप्टरों को अच्छे से पढ़ा भी दिया है जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं और अब इसके क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, चलो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।